everybody and welcome back. This is Swati Gupta, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम इनकम टैक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये बीकॉम के सेकंड ईयर एग्जाम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस हैंडपिक्ड है 1 वीक सीरीज से। ये सीरीज बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी बुक स्टोर या स्टेशनरी में। डिस्क्लेमर, अब मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप 100 on 100 स्कोर करोगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपकी कोई भी वजह से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है और एग्जाम्स आ गए हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वीडियोस, वॉच आउट द प्लेलिस्ट, अच्छे से देखो, समझो, सीखो और आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। कोशिश करी जाएगी कि एक एक टॉपिक जो भी इंक्लूडेड है, कॉन्सेप्ट्स आते जा रहे हैं जो भी क्वेश्चन वाइज, वो आपको समझाया जाए ताकि आपको जब सॉल्व करना हो, जब लर्न करना हो तो काफी इजी हो। चलो तैयार हो, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ देखो, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। डू यू फुल्ली एग्री विद द स्टेटमेंट? इफ नॉट, व्हाट आर द एक्सेप्शंस? क्या बोला जा रहा है, इनकम टैक्स क्या हम इनकम प्रीवियस ईयर वाली लेते हैं? देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो। फाइनेंशियल ईयर है हमारे पास, एक फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक क्या माना जाएगा, एक फाइनेंशियल ईयर। ये तो हमें पता है कि अप्रैल से मार्च तक क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर। अब इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर को प्यार से बुलाता है प्रीवियस ईयर। क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर को क्या बोला जाएगा, प्रीवियस ईयर। द ईयर सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर इज नोन एज असेसमेंट ईयर। हर ईयर के बाद में एक असेसमेंट ईयर चालू होता है, जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होगा वैसे ही असेसमेंट ईयर चालू होगा। मतलब कि मेरा अगर 31 मार्च 2020 को प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो मैं असेसमेंट ईयर कब से चालू हो जाएगा, जस्ट नेक्स्ट दिन से, मतलब 1 अप्रैल 2020 से कब चालू हो जाएगा, 31 मार्च 2021 तक। देखो अब फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में उसको इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं और उस पर टैक्स भरते हैं। ठीक है, तो ये असेसमेंट वाली चीज कब होती है, असेसमेंट ईयर में, और इनकम कमाई कब जाती है, फाइनेंशियल ईयर में। तो ध्यान से सुनो, हाँ हम अग्री करते हैं कि इनकम चार्ज होती है कब, प्रीवियस ईयर पे। ये हमारा जनरल रूल है, प्रीवियस ईयर में कमाया जाएगा, असेसमेंट ईयर में इनकम कैलकुलेट की जाएगी और उस पर टैक्स दिया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बात क्या आती है, डू यू फुल्ली एग्री विद द स्टेटमेंट? नहीं, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। ऐसे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में क्या है, मतलब कि जहां पर ये जनरल रूल नहीं चलेगा, मतलब आपने फाइनेंशियल ईयर में कमाया तो फाइनेंशियल ईयर के उसी ईयर में टैक्स दे दो, आपको असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है, ऐसी सिचुएशंस है, ऐसी 5 सिचुएशन दी गई है इनकम टैक्स में जहां पर हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर में कमाया उस तभी की तभी टैक्स दे दो। फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में कमाया उसकी उस वक्त ही टैक्स दे दो। तो हम क्या बोलेंगे, नो वी डू नॉट फुल्ली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में कमाया जाता है, असेसमेंट ईयर में भरा जाता है टैक्स। पर इसका एक्सेप्शन क्या है कि हम फाइनेंशियल ईयर में कमाएंगे, प्रीवियस ईयर में ही कमाएंगे और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे देंगे। इसके एक्सेप्शंस क्या है, देखो फर्स्टली ये देखो ए पॉइंट है ना, ये एक्सेप्शन है, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग कंपनी। कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी है, ठीक है, वो अपने पोर्ट पे आई, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माल लेके, उसने कुछ इनकम कमाई और वो तो क्रॉस कर लेगी ओशन, इंडिया की टेरिटरी को क्रॉस कर लेगी। फिर जब असेसमेंट ईयर आएगा तो क्या आप उसको ढूंढ पाओगे, नहीं। क्या उससे टैक्स ले पाओगे, नहीं। तो क्या बोला जा रहा है, ऐसी कोई नॉन रेजिडेंट बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस है, ठीक है, और उसको कोई इनकम अराइज हो रही है, तो देखो 2 बातें ध्यान रखनी है। ऊपर से एक तो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, दूसरी बात ध्यान क्या रखना है, नो रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि नो रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, ध्यान रहेगी बात। तो उस पर डीम्ड इनकम का केस लग जाता है कि 7.5% को हम इनकम मान लेंगे और उस पर फिर टैक्स दे दिया जाएगा। कब दे दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर के अंदर ही दे दिया जाएगा। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई जना मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर आप बोल सकते हो मिड ऑफ द प्रीवियस ईयर, अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई साहब टैक्स है ना प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में दे दो।
हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? 2 पॉइंट्स पढ़े। इनकम जब कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी को हो रही है, दूसरी बात कोई इनकम अराइज हो रही है किस जने को जो इंडिया लीव कर रहा है, या तो परमानेंटली या फिर काफी लंबे समय तक उसका कोई इंटेंशन नहीं है इंडिया वापस आने का। 2 पॉइंट्स पढ़े। तीसरा पॉइंट, इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू एलियनेट हिज असेट, मतलब अपने आप से उसकी एसेट तो है पर अपने नाम की जगह किसी और के नाम पे ले रहा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स, ताकि उस पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं आए। ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ वो सेटअप कर रहा है, कोई अरेंजमेंट कर रहा है, तो उसका टैक्स भी क्या किया जाएगा? उसी वक्त ले लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम टैक्स को कोई फ्रॉड का पता चला, ठीक है, कि कोई जना अपनी एसेट को इधर उधर ट्रांसफर कर रहा है टू अवॉइड टैक्स, तो क्या वो असेसमेंट ईयर का वेट करेगी? नहीं, वो क्या बोलेगी? प्रीवियस ईयर का टैक्स मुझे प्रीवियस ईयर में ही दे दो। क्या बोला जा रहा है? इनकम ऑफ अ पर्सन जो ट्राई कर रहा है कि असेट्स को एलिनेट कर दूं, क्यों कर दूं? ताकि टैक्स अवॉइड हो जाए, तो उससे भी टैक्स प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर की जगह क्या करना जाएगा? प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही ले लिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ध्यान से देखो, अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो चल रहा है पर अचानक से इसको बंद करना है, तो क्या आप 31 मार्च का वेट करते हो? नहीं, आप जब आपको जब ठीक लगता है, जब शटडाउन का वाजिब लगता है, तभी आप कर देते हो। तो अगर मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरिंग में ही अगर आपका शटडाउन हो रहा है बिजनेस और एक्सपेक्टेड है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर्स है कि वो डिसकंटिन्यूड बिजनेस से तभी की तभी टैक्सेस वसूल लेगा और उसको ये नहीं बोलेगा, उसके ये नहीं वेट करेगा कि आप असेसमेंट ईयर में टैक्स देना। चलो, एक और पॉइंट है जो इस सीरीज में ये क्वेश्चन जो आंसर दिया गया है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, पर ये इनकम टैक्स का पार्ट है, तो आप एक और पॉइंट लिख लो अपने यहाँ पे। बॉडीज एस्टैब्लिश्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डैम बनाना है, वो 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो मैंने एक कंपनी बना ली, एक पार्टनरशिप बना ली, ठीक है, डैम बनाने के लिए। फिर डैम जैसे ही बना वैसे ही मैं ये पार्टनरशिप भी खत्म कर दूंगी। बनाई क्यों है? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो जैसे ही वो पर्पस खत्म हुआ या फिर वो ड्यूरेशन खत्म हुआ, बंद कर दिया जाएगा। ऐसे कोई जॉइंट वेंचर कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई बॉडीज है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनी है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी है, तो वो एंड हो जाएगी। जब एंड हो जाएगी तभी उससे उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स वसूल लिया जाएगा, उसके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। आई बात समझ? देखो क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्टली, असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेट होता है और फाइनेंशियल ईयर या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर, उसमें इनकम कमाई जाती है। ये क्लियर है? ये जनरल रूल है, पर हम इससे फुल्ली अग्री नहीं करते क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? 5 एक्सेप्शंस है। फर्स्ट, अगर इनकम कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस को हो रही है और उसका कोई एजेंट भी नहीं है। दूसरी बात, इनकम कोई हो रही है कोई ऐसे पर्सन को जो इंडिया लीव करके जा रही है, या तो परमानेंटली या फिर काफी लंबे समय के लिए। थर्डली, ऐसा जना जो एलिनेट करना चाह रहा है असेट्स को, क्यों? टू अवॉइड टैक्सेस, तो भी उसका टैक्स तभी की तभी ले लिया जाएगा, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। फोर्थ, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। और फिफ्थ, कोई बॉडी एस्टैब्लिश हुई है, क्यों हुई है? कोई स्पेसिफिक पर्पस या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अब आप कोशिश करना ये हेडिंग सेम एज इट इज रहे, अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अपने वर्ड्स में अच्छे से समझा के लिख सकते हो। ठीक है, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम? हाउ इज इट ट्रीटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पस? स्टेट द इनकम्स इंक्लूडेड अंडर दिस हेड। 3 पार्ट क्वेश्चन के, एक एक करके आंसर देते हैं। एग्रीकल्चर इनकम है क्या? एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या बोला जा रहा है? एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जम्प्ट। अंडरलाइन कर लो, अगर आपके पास बुक है, कहीं आप नोट्स बना रहे हो, लिख लो, टोटली एग्जम्प्ट है। दूसरी बात, क्या बोला जा रहा है? एग्रीकल्चर इनकम इज अ फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द टैक्स ऑन द नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा वो देखो। टोटली एग्जम्प्ट है, पर बाकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त ये एग्रीकल्चर इनकम एक रोल प्ले करती है। इसके कुछ स्टेप्स है जो कि आगे दिए गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। Of an individual, HUF, association of person, artificial judicial person, whose total income excluding agriculture income exceeds the minimum taxable limit and agriculture income exceeds 5,000। देखो दोनों बातें, एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है तो जाके हम टैक्स की सोचेंगे। दूसरी बात, इसके साथ साथ एक और क्या होनी चाहिए चीज कि बाकी सारी इनकम है ना, एग्रीकल्चर इनकम के अलावा बाकी सारी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए।
मतलब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम वो बेसिक लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए पर एनम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में हम लेंगे। अब देखो एग्रीकल्चर इनकम क्या क्या मीन करता है। फर्स्टली कोई भी रेंट मिला और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है। सेकेंडली इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे बात, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो रहे हैं। फर्स्टली कोई लैंड है बाय परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय द कल्टिवेटर टू रेंडर, उसको मार्केट तक लाने के लिए कुछ हमें क्या करना होता है, प्रोसेसेस करने होते हैं, कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं, तो वो भी इंक्लूड की जाएगी और उससे कोई इनकम हो रही है वो भी एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड की जाएगी। फर्स्टली हमने बोला रेंट, रेंट ऐसे लैंड से जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, रेंट ऐसे रेंट जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है। सेकंड हमने बोला एग्रीकल्चर ऑपरेशन से कोई आ रही है, इसके कुछ सब पॉइंट्स है, दो सब पॉइंट है, या तो कोई ऐसा काम किया है जो मार्केट तक ले जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल फसल उग गई, उसके बाद में अगर उसको हार्वेस्ट नहीं करोगे, उसको प्रॉपर कंडीशन में नहीं लाओगे, तो क्या वो मार्केट तक पहुंचा सकते हो? नहीं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें करिए जो मार्केट तक लाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इंक्लूड की जाएगी। सेकेंडली इनकम डिराइव बाय सेल। ठीक है, अब सेल कैसे, मुझे कुछ रेंट इंक्लूड हुआ, मेरे पास लैंड था, उसके बदले में मुझे रेंट मिला, रेंट है ना, पैसों में ना मिलके इन काइंड मिला, मुझे प्रोड्यूस ही मिल गया और उसे सेल कर दिया, या फिर मुझे सेल करके नॉर्मली, या तो मैंने उसको उगाया और फिर सेल किया, या फिर मुझे किसी ने रेंट के तहत दे दिया और फिर मैंने उसको आगे सेल किया, तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट माना जाएगा। अभी तक दो बातें समझ आई, एक तो रेंट ऐसे लैंड से जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, दूसरी बात एग्रीकल्चर ऑपरेशन, उसके अंदर दो सब पॉइंट्स हैं। फर्स्टली ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कोई ऐसा काम किया है जो कि मार्केट तक ले जाने के लिए जरूरी है। दूसरी ऐसी बात कि सेल क्या है, सेल क्या किया है, या तो मैंने खुद ने उसे उगाया है या फिर मुझे रेंट के तहत इन काइंड मिला है, कैश की जगह वो प्रोड्यूस मिल गया और उसको सेल करके कोई इनकम हुई है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। थर्ड पॉइंट आता है हमारा फार्म हाउस, कि फार्म हाउस से कोई इनकम हुई ना, वो भी एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड होगी, पर उसकी कुछ कंडीशंस है, 4 कंडीशंस है जो कि सैटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्टली ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड होना चाहिए बाय द कल्टीवेटर। सेकेंडली बिल्डिंग कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, फिर या तो वो ड्वेलिंग हाउस के लिए काम आ रहा हो या फिर स्टोर हाउस के लिए, चाहे वो बिल्डिंग कोई भी काम आ रही हो, वो कनेक्टेड होनी चाहिए। थर्डली लैंड इज आइदर असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, ठीक है, उस पर लैंड रेवेन्यू लग रहा है एट अ लोकल रेट। और फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज सिचुएटेड इन नॉन अर्बन एरिया, या फिर आप बोल सकते हो रूरल एरिया, गाँव में, विलेजेस में है। अब रूरल एरिया कैसे डिसाइड होता है, जहां पर पॉपुलेशन लेस देन क्या है, लेस देन 10,000 है। दूसरी बात मैक्सिमम 8 किलोमीटर दूर है वो, किससे, लोकल लिमिट से और म्युनिसिपैलिटी कंटोनमेंट बोर्ड से। ठीक है, लोकल लिमिट्स या फिर म्युनिसिपैलिटी जो बोर्ड्स है, ठीक है, सबका एक एरिया होता है, एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, वहां से मैक्सिमम 8 किलोमीटर दूर है। दूसरी बात क्या है कि पॉपुलेशन लेस देन 10,000, तो वो रूरल एरिया में इंक्लूड किया जाएगा। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो वो इजीली सॉल्व होगा। अब हम इसे समझेंगे कैसे, एक एग्जांपल से समझेंगे, वरना नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, देखो, नेट एग्रीकल्चर इनकम इज टू बी कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ऐसे कैलकुलेट करनी है जैसे कि वो एग्जाम्प्ट है ही नहीं, उस पर टैक्स लगना ही चाहिए था। तो आप जो बेसिक स्लैब लगाते हो वो लगाकर आपको सॉल्व करना है। सेकेंड स्टेप आता है, अगर इनकम एग्रीकल्चर इनकम ग्रेटर देन 5,000 है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, दोनों बातें समझ आ गई। अगर 5,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम है प्लस जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब जो भी अदर इनकम है, वो 2.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो इट विल बी देन अग्रीगेटेड एंड इनकम टैक्स विल बी कैलकुलेटेड, मतलब दोनों को ऐड कर फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, द नेट एग्रीकल्चर इनकम इज देन इंक्रीज बाय द फर्स्ट स्लैब ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज ₹2,50,000 on which tax is charged at 0 rate and income is computed and income tax is computed on net agricultural income. D point देखो, B will be reduced the amount of income tax determined under C. The amount so arrived will be the total income tax payable by the assessee before surcharge. कुछ समझ में आया? एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो एकदम इजी है। फर्स्ट स्टेप देखो,
आपकी फॉर एग्जाम्पल बिजनेस इनकम कितनी है 3 लाख, मतलब कि 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है। इसके बाद में आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है जो 5,000 से ज़्यादा है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, पूरी इनकम को प्लस करना है और इस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आ गया 7 लाख, इस पर आपने टैक्स कैलकुलेट किया। क्या करोगे, फर्स्ट 2.5 लाख पर कितना करोगे 0, अगले 2.5 लाख पर क्या करोगे 5%, मतलब कि 12,500, ठीक है। और फिर कितना बच गया 2 लाख, बचे हुए 2 लाख पर 20%, कितना हो गया 40,000। तो 40,000 प्लस 12,500 कितना हो गया हमारे पास 52,500 हमारा टैक्स आ गया। हमको क्या करना है, पहले तो देखना है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है क्या और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है क्या। इसके बाद में हमको देखना है दोनों को प्लस करके ऐड करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, जैसे हम रेगुलरली करते हैं। इसके बाद में अब रिबेट देनी है, एग्रीकल्चर इनकम की रिबेट कैसे देनी है, आपको टैक्स ऑन 4 लाख प्लस रुपीज 2.5 लाख बीइंग बेसिक एग्जम्पशन, जो आपका टैक्स है ना, मतलब जो एग्रीकल्चर इनकम है प्लस 2.5 लाख, ऐसे करके आपको टैक्स निकालना है। मतलब 6,50,000 पर अगर टैक्स निकलेगा तो वो आ गया 42,500। नेट टैक्स पेएबल कितना हो गया 42,500 का रिलैक्सेशन दे देंगे, बचा हुआ क्या आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल। 52 माइनस 42 कितना हो गया 10,000, 10,000 क्या आ गया नेट टैक्स पेएबल। अब इसको ही आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखना है, स्टेप्स के फॉर्म में लिखना है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, बने रहो साथ साथ चलते रहो, और भी ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं, पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चंस किए जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा। आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल, हेल्पफुल एंड वर्थ योर टाइम। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।